गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जो भी वक्त हो, जब भी हो आप देख रहे हो, ये है आपका पार्ट 3 ऑफ अकाउंट्स असाइनमेंट। नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस सम। सी, अब हमें क्या करना है, अब हमें छोटे छोटे सम नहीं बनाने, अब हमें पूरी बैलेंस शीट बनानी है शेड्यूल 6 की। आई होप अब तक आप थोड़े शेड्यूल 6 के फॉर्मेट से फेमिलियर हो गए होंगे और हमें थोड़ा कष्ट करके बनानी है, तो प्लीज आप अपना ध्यान पूर्णतम यहाँ पे दीजिएगा। मीन्स यू शुड गिव योर 100% attention over here. Okay, see, there are a lot of things which we need to classify. Now in your copy start writing. Land and building is a tangible asset. Fixed deposit accepted is a long term borrowing. See, कैसे हमने fixed deposit accept किया तो मतलब क्या हुआ, हमने लाइबिलिटी ली ना। बैंक जब हमसे पैसे लेता है और एफडी करता है तो मैच्योरिटी पे हमें पैसे भी तो देता है ना। तो बैंक के लिए क्या हुआ, वो लाइबिलिटी हुआ ना, पर हमारे लिए क्या है, वो एसेट है। अब यहाँ पे हम लोग बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, इसीलिए फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्टेड हमारी लाइबिलिटी होगी। अब क्या है ना, डिपॉजिट और यूजुअली ना 3 साल 4 साल के लिए होते हैं, छोटे टर्म के लिए भी होते हैं, बट कंसिडरिंग द फैक्ट दैट वी आर कंसिडरिंग इट इज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग व्हिच द कंपनी हैज टेकन एंड व्हिच इवेंचुअली कंपनी विल पे ऑन द मैच्योरिटी। ओके, सो फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेप्टेड का डिस्कशन आई होप आपको क्लियर हो गया। नहीं हुआ तो 5 सेकंड रिवाइंड कर लीजिए, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं फर्नीचर के ऊपर। फर्नीचर इज अ टैंजिबल एसेट, हम लोग छू सकते हैं। टैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। इनटैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, वो हमें दिखाई नहीं देते बट वो एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे कि आपका गुडविल जो नेक्स्ट आइटम है, गुडविल मींस गुड नेम ऑफ योर फर्म इन द मार्केट। जैसे टाटा है, उसका एक अच्छा नाम है, अगर वो कोई बिजनेस करने जाएगा तो जाहिर सा बात है वो लोग सोचेंगे कि हाँ भाई ये अच्छे इंसान ने किया है, ये बिजनेस जरूर ब्लूम करेगा, इस बिजनेस में पैसे लगाने चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड द गुडविल। इट ऑल्सो हैज सम इवैल्यूएशन एंड दैट इज कॉल्ड एन इनटैंजिबल एसेट, वेयरएज फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, एवरीथिंग इज टैंजिबल एसेट। हम लोग छू सकते हैं और उसकी वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इन्वेंट्री के ऊपर। इन्वेंट्री क्या होता है ना, आपका स्टॉक होता है। बिजनेस कुछ किसी भी चीज का हम लोग करें, चाहे पेंसिल का करें या जूतों का करें, स्टॉक तो होता है ना। श्रीलेदर्स में जाएंगे तो आपको जूते के स्टॉक्स तो मिलेंगे ना, तो वो क्या हुआ, हमारा इन्वेंट्री हुआ। अगर आप और कोई कंपनी में जाएंगे, मैगी की कंपनी में, और बहुत सारी मैगी मिलेगी आपको, तो मैगी के लिए क्या है, वो इन्वेंट्री है, उसका स्टॉक है। ठीक है। अब और एक आइटम क्या है, हमारी सन्ड्री क्रेडिटर्स है। सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब क्या है, क्रेडिटर्स जिन्हें हमें पैसा देना है, बकाया पैसा बाकी है, राइट। वी हैव टू पे देम सम मनी बिकॉज वी हैव परचेज सर्टेन आइटम्स फ्रॉम देम लाइक रॉ मटेरियल एंड ऑल, सो दैट कम्स अंडर ट्रेड पेएबल्स अंडर करंट लायबिलिटीज इन शेड्यूल 3 of the balance sheet. Okay, now what is machinery? Machinery is again a tangible asset, as we discussed. It comes under non-current assets, fixed assets, tangible assets. Okay, now cash is a current asset, liquidity है। करंट का मतलब क्या है, लिक्विड है, जल्दी से यूज कर सकते हैं, राइट। तो कैश हमारा आता है हमारा करंट एसेट्स में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। बिल्स पेएबल अगेन कम्स अंडर नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज करेक्शन। ट्रेड पेएबल्स क्योंकि एक टाइप ऑफ पेएबल ही है। क्रेडिटर्स यूजुअली बिल्स पेएबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। याद करो वो दिन जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाया गया था और क्रेडिटर्स हमारे बिल्स पेएबल में कन्वर्ट होते थे, राइट, याद आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बैंक की तरफ। बैंक अगेन हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, किसके अंडर आता है, करंट एसेट्स के अंदर आता है, एकदम सही। जनरल रिजर्व्स क्या है, जनरल रिजर्व्स हमें याद है, हमने जब बैलेंस शीट बनाई थी तो बैलेंस शीट बनाने में हमने इक्विटीज एंड लायबिलिटीज लिखा था, फिर शेयर कैपिटल लिखा था, फिर रिजर्व्स एंड शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब आया यहाँ पे वो रिजर्व्स एंड सरप्लस वाला रूल, उसके अंदर सारे रिजर्व्स आते हैं। अब रिजर्व्स कौन सा है, जनरल रिजर्व, और एक रिजर्व है जो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर आएगा आपका। अब नेक्स्ट आइटम हमारी क्या है, कॉल्स इन अरियर है ना। कॉल्स इन अरियर जो है मैंने बताया था, अगर कोई हमको पैसे नहीं देता, वो 2 रुपया 3 रुपया अलॉटमेंट वाला अगर नहीं देगा तो कहाँ जाएगा, एक नए अकाउंट में जाएगा। डिस्कशन आया था ये अकाउंट का, राइट। ये है कॉल्स इन अरियर। ये पैसे हमें नहीं मिले हैं, कंपनी को नहीं मिले हैं, तो वो शेयर कैपिटल में सब्ट्रैक्ट होंगे ना। कैपिटल जितना कंपनी ने इशू किया था उसमें 2000 नहीं मिला है तो वो वहीं से कम होगा।
बहुत सिंपल है, बट इसकी पूरी नोट भी हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये तो मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे रही हूँ, एक एक आइटम यहीं पे डिस्कस कर ले रही हूँ, फिर वहां पे सम जब सॉल्व करेंगे तभी भी वापस समझाऊंगी। डोंट वरी, ये वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, बैलेंस शीट जो बना रहे हैं प्लीज मेरे साथ बेयर करिएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ आएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा। इट्स अगेन अ रिजर्व, यू नो, विच कंपनी क्रिएट्स आउट ऑफ द कैपिटल। अब कैपिटल कितना इशू किया है कंपनी ने? 18,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच मींस 1,80,000। ये हमारा क्या है? इशूड कैपिटल है। ओके, कॉल किया है, मिला नहीं है। इसमें से कितने रुपए हमें नहीं मिले? कॉल्स इन अरियर 2,000। तो कैपिटल नेट में कितना है हमारे पास? 178 है। याद रखिएगा आप, मैं आगे जाके वापस पूछूंगी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है ना? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक टाइप ऑफ लॉस है। जब कंपनी बनती है तब बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो ये एक तरीके का शुरुआती खर्चा है जो कि हम लोग क्या करते हैं ना, बाद में जब प्रॉफिट होता है ना उसे सबट्रैक्ट कर लेते हैं। अब प्रॉफिट कहाँ आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता है, तो उसी से हम लोग काट लेंगे। रिजर्व्स में से, प्रॉफिट में से, सब में से ये पैसा काट लेंगे, तो ये हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस में से माइनस होगा। अब 10% डिबेंचर्स क्या है? हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग से। डिबेंचर एक टाइप ऑफ लोन है जो कंपनी लेती है पब्लिक से, उसके ऊपर बकाया ब्याज चुकता करती है। 10% मतलब 10% ऑफ 35,000 इज द interest which the company is going to pay at the end of the year. Okay, so that is a liability and long term liability and a long term borrowing, so it will come under non current liabilities, long term borrowings. Now provision for tax is also a tax provision which is short term in nature, which comes under short term provision under current liabilities. Discount on issue of shares is one sort of a loss. जो कंपनी ने लॉस क्रिएट किया है, लॉसेस कहाँ एडजस्ट होते हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस में एडजस्ट होते हैं। एकदम सही बोला। स्टेटमेंट फॉर पीएल क्रेडिट बैलेंस क्या है? मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। आपने एकदम सही बोला मेरे साथ। इन्वेस्टमेंट इन जेड लिमिटेड, अगर मैं एक कंपनी हूं और मैं दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती हूँ तो मेरा क्या हुआ? वो एसेट हुआ, एकदम नॉन करंट एसेट हुआ हमारा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हुआ हमारा। एकदम सही, अब सही बोला आपने। बिल्स रिसीवेबल क्या है? 7,000 है। बिल्स रिसीवेबल कहाँ आता है? करंट एसेट्स के अंडर, ट्रेड रिसीवेबल्स के अंडर बिल्स रिसीवेबल आता है। अब याद करो वो दिन जब मैंने पढ़ाया था कि डेटर्स ही रिसीवेबल में कन्वर्ट होते हैं, तो दोनों एक ही चीज है, तो दोनों एक ही साथ आएंगे ट्रेड रिसीवेबल्स के अंडर। तो मतलब डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को टोटल करके हम लोग ट्रेड रिसीवेबल्स में डालेंगे। अनक्लेम्ड डिविडेंड मतलब कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया, पर कुछ अच्छे बच्चे थे जो डिविडेंड लेने ही नहीं गए, तो कंपनी के पास ऐसे ही वो डिविडेंड पड़ा रहा। ठीक है, अब कंपनी के पास ये डिविडेंड तो कंपनी की तो लायबिलिटी है ना भाई, उससे तो आपको देना था, बट आपने लिया नहीं, बट कंपनी की ये लायबिलिटी क्रिएट हो गई। अब ये लायबिलिटी कहीं नहीं जा सकती, तो उसको अदर करंट लायबिलिटीज में हम लोग डाल देंगे। ओके, तो याद रखेंगे अनक्लेम्ड डिविडेंड अदर करंट लायबिलिटीज में आता है। वेरी कॉमन इन एग्जाम, यूजुअली हैपेंस टू बी नॉट रिमेंबर्ड बाय स्टूडेंट्स, सो डू रिमेंबर इट। थम्स अप। नाउ लेट्स गो ऑन टू द ऑथराइज्ड कैपिटल। कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल दिया हुआ है 2,20,000 इंटू 10, एंड ये हमें कहाँ काम आएगा? नोट्स टू अकाउंट्स में काम आएगा। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? शेयर फोरफीचर 500 रुपए है। शेयर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। शेयर फोरफीचर 500 है। 500 शेयर फोरफीचर है ना, ये मैं समझा नहीं रही हूँ, अभी मैं बस बता दे रही हूँ। जब इशू ऑफ शेयर्स करेंगे ना चैप्टर, तब मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी वहां पे। ये सिंपली हमारे याद रखो कि कैपिटल के साथ ऐड हो जाता है अभी के लिए। ओके, अभी के लिए हम लोग इसको सिर्फ याद रखेंगे, उस समय जब डिटेल में करेंगे तब हम लोग समझेंगे। ओके, अब आते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के ऊपर। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो है ना, वो एक तरीके का लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। अब इसकी थोड़ी स्टोरी सुनते हैं। अगर कोई फैक्ट्री है या कुछ है, वहां पे एम्प्लॉइज काम करते हैं और उनको कुछ चोट वोट लग जाती है, तो उन्हें कंपेंसेशन देना पड़ता है कंपनी को। तो कंपनी क्या करती है? इसका प्रोविजन बना के रखती है। अब जरूरी है कि हर साल किसी को चोट लगे, जरूरी है कि हर साल किसी का हाथ कटे, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन है जो कंपनी बनाती है। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन कहाँ आता है? हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज में आता है। तो इसीलिए वर्कमैन कंपेंसेशन हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म प्रोविजन
में आता है। ओके, अब इसका नाम रिजर्व है तो अभी मेरे को कोई ये नहीं बोलेगा कि मैम ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्यों नहीं डाला। रिजर्व्स एंड सरप्लस में इसीलिए नहीं डाला क्योंकि ये रिजर्व जो है वो कंपनी की लायबिलिटी है भाई, किसी को चोट लगी कुछ हुआ तो कंपनी को देना होगा। बल्कि वो रिजर्व्स जो है वो आउट ऑफ प्रॉफिट इसीलिए क्रिएट किए गए हैं ताकि हम लोग उसमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। दोनों रिजर्व में जमीन आसमान का अंतर है। अभी आप उम्र में छोटे हैं और क्लास 12 में हैं तो जमीन आसमान का अंतर मैं अभी नहीं समझाऊंगी। बड़े होंगे तो आपके बड़े वाले टीचर या मैं ही अगर होंगी वहां पे तो मैं ही आपको समझा दूंगी। बट अभी के लिए हमें याद रखना है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का नाम रिजर्व जरूर है पर ये कहाँ नहीं आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में नहीं आता है। कहाँ आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आता है, वो भी कहाँ आता है, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंडर आता है। आई होप आप ये याद रखेंगे। अब यहीं पे हमारा डिस्कशन खत्म होता है ये सम से रिलेटेड। अब हम लोग सोल्यूशन को विस्तार में डिस्कस करते हैं। 1,10,000 16 और 24 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1,50,000 आएगा। अब 1,50,000 15 और 174 500 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 339,500। और इसी के साथ होती है हमारी बैलेंस शीट टैली। और हम लोग थोड़ी पार्टी भी मार सकते हैं क्योंकि हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई है। आपको भी खुशी फील होगी। अब सर मत पकड़ना कि बैलेंस शीट टैली कैसे हुई। अगर नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को वापस देख लो रिवाइंड होके। इसलिए वीडियो बनाया कि 100 बार देख सकते हो और 50 बार मुझे नहीं पूछो, वीडियो को ही पूछना। जितनी बार नहीं समझ आए वीडियो रिवाइंड कर लेना। और जहां तक है आगे सम्स के लिए भी सर पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, आई एम ऑलवेज देयर। आई विल गिव यू द सॉल्यूशंस, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू as easily as possible. Thank you all, love you all, take care, do stay at home, do study hard because ISC is going to come. Bye bye.